हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों की पाठ्य पुस्तक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह चैप्टर तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस का ही एक अंश है। पहले इसका सारांश सुनने से पहले तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था और इनके जन्म के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म 1532 में हुआ था। तुलसीदास जी का बचपन काफी संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से इनका बिछोह हो गया था, यानी अपने माता पिता से ये दूर हो गए थे और गुरु कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और ये कई अनेक बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। तो ये जो आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो इनके रामचरितमानस ग्रंथ का ही एक अंश है। अब मैं आप लोगों को सारांश बता देता हूं। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर गए थे और जनकपुर में राजा जनक सीता का स्वयंवर की तैयारी कर रहे थे और उसमें यह शर्त रखा गया था कि शिवजी के धनुष को शिवजी के धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह किया जाएगा। तो वहां उस समय के बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा उपस्थित थे, लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। अंत में जब श्री राम आते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो उनके छूने से ही वह शिव जी का धनुष टूट जाता है और शिव जी के धनुष के टूटने के साथ ही सीता स्वयंवर की खबर मिलने पर परशुराम जी जनकपुरी में स्वयं वर स्थान पर आते हैं। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर रहा करते थे और जब धनुष टूटने की आवाज आई तो जनकपुर में उपस्थित होते हैं और अपने हाथ में फरसा लिए और क्रोधित हो धनुष तोड़ने वाले को सामने आने की चेतावनी देते हैं। परशुराम जी काफी क्रोधित व्यक्ति थे और वो सभी वहां उपस्थित सभी राजाओं को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सहस्रबाहु की तरह मैं उस व्यक्ति को भी दंड दूंगा जो इस सम्मानित शिव धनुष को तोड़ने का साहस किया है। वहां उपस्थित सभी राजा डर जाते हैं और उनके क्रोध को शांत करने के लिए श्री राम आगे आते हैं और धनुष भंग करने का और वो कहते हैं कि इस धनुष को भंग करने का बड़ा काम करने वाला कोई आपका दास ही होगा। परंतु परशुराम जी इस पर और क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि दास का काम तो सिर्फ सेवा करना है, जो लड़ाई करने का काम होता है उसे तो लड़ना ही चाहिए। और वो कहते हैं कि यह तो दास के उपयुक्त काम नहीं है। लक्ष्मण परशुराम को यह कहकर और क्रोधित कर देते हैं कि बचपन में शिव धनुष जैसे छोटे कितने ही धनुषों को उन्होंने तोड़ा है। इस बात को सुनकर परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने अनेक बचपन में धनुइयां तोड़ी है, लेकिन उस समय हमें किसी ने नहीं डांटा और उस पर आप भी इतने क्रोधित नहीं हुए थे।
और जबकि आज यह कमजोर धनुष और पुराना धनुष श्री राम के छूते ही टूट गया, तो इस पर आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? परशुराम जी जब अपनी ताकत से धरती को कई बार क्षत्रियों से हीन करके ब्राह्मणों को दान देने और अपने फरसे की भयानकता से गर्भस्थ शिशुओं तक के नाश होने की बात करते हैं, तो लक्ष्मण जी उन पर व्यंग करना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि सूरवीरों से आपका सूरवीरों से पाला नहीं पड़ा है, इसीलिए आप इतने बड़े बड़े बात कह रहे हैं। वे अपने कुल की परंपरा में स्त्रियों, गायों और ब्राह्मणों पर वार न करके अब कीर्ति से बचने की बात भी करते हैं, तो दूसरी तरफ स्वयं को पहाड़ और परशुराम को एक फूंक सिद्ध साबित करते हैं और कहते हैं कि हे मुनि, आप यह चाहते हैं कि फूंक मारकर एक पहाड़ को उड़ा दूं, जो कि संभव नहीं है। ऋषि विश्वामित्र परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए लक्ष्मण को बालक समझकर माफ करने का आग्रह करते हैं कि हे परशुराम जी, बालकों के बातों को ऋषि मुनि नहीं धरा करते हैं और इनकी गलती को माफ कर दीजिए। अंत में लक्ष्मण के द्वारा कही गई गुरु ऋण उतारने की बात सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी पर हमला करने के लिए वे अपना फरसा संभाल लेते हैं। तब सारी सभा में हाहाकार मच जाती है और तब श्री राम अपनी मधुर वाणी से परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने का प्रयास करते हैं। यही श्री राम की महानता थी। इतने शक्तिशाली होने के बाद भी उनकी विनम्रता, वे विनम्र होकर ही अपनी बात को रखते थे। तो इस तरह से मैं इस चैप्टर का सारांश बता दिया हूं और मैं पीडीएफ के माध्यम से इस चैप्टर का भावार्थ भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो आप लोग भावार्थ जो मैं दूंगा उसको अपने फेयर के कॉपी में लिखकर उसको याद कर लेंगे। अब मेरा अगला वीडियो गद्य खंड यानी कहानी के भाग से होगा। ऑल द बेस्ट, आप लोग तैयारी कीजिए।